अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम एडवांस सेट थ्योरी की लेक्चर सीरीज को मजीद आगे बढ़ाते हुए टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड सेट्स। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आ गया है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? पी से पार्शियली, ओ से ऑर्डर, एस से सेट, एस ई टी सेट, यानी कि पी ओ सेट, पो सेट। ठीक है, let x be a non-empty set and R be a relation defined on x, then R is called a partially ordering relation if it satisfy the following conditions। कहता है कि x हमारे पास क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि x एक नॉन एम्प्टी सेट है और इस पे एक रिलेशन R डिफाइन है। ठीक है, R इस पे क्या डिफाइन है? डिफाइंड आर रिलेशन, यानी कि इसके ऊपर एक आर रिलेशन डिफाइन है। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे हम आगे जाके एग्जांपल्स पढ़ेंगे फिर हमें समझ आएगी। थोड़ा सा बता देता हूँ, ये रिलेशन सबसेट वाला भी हो सकता है, ये रिलेशन लेस देन और इक्वल टू वाला भी हो सकता है, ये रिलेशन डिवाइड वाला भी हो सकता है, यानी कि कोई भी रिलेशन हो सकता है। हम क्या कहेंगे? देन आर इज कॉल्ड अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। इस आर वाले रिलेशन को, इस रिलेशन को पार्शियली ऑर्डरली रिलेशन कहेंगे अगर ये एक्स सेट पे तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला ये कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा ये कि ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और तीसरा ये कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव होना चाहिए। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट पे कोई रिलेशन डिफाइन है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांसिटिव हो, तो हम कहते हैं कि ये वाला रिलेशन क्या है? ये रिलेशन पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन है। ठीक है, और इस तरह इस वाले को x, r यानी कि x वाला सेट अंडर r रिलेशन, फिर इसको नाम देंगे पार्शियली ऑर्डर सेट, या इसको पो सेट भी कहते हैं या सिंपली इसको ऑर्डर सेट भी कह देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि उस रिलेशन के तहत वो अपने आप, यानी कि अपने आप में वो रिलेशन होल्ड करता हो। यानी कि जैसे अगर मैं डिवाइड के एग्जांपल दूं ना, तो ए डिवाइड करता है ना अपने आप को, तो ये वाली चीज। ठीक है, यानी कि वो अपने आप पे सेटिस्फाई होता हो। एंटीसिमेट्रिक क्या है? गौर से समझिएगा, बार बार ये चीज यूज होगी तो पहले ही आप अच्छे तरीके से बेस बना ले, बुनियाद बना ले, आगे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कहता है कि अगर हम क्या करें, दो एलिमेंट लें एक्स में से, तो ए बी से रिलेट करें, बी ए से रिलेट करें रिलेशन के तहत, देन फिर ए बी आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स करेंगे फिर इसकी समझ आएगी। ट्रांसटिव में क्या है कि ए बी से रिलेट करे, बी सी से रिलेट करे, देन फिर ए जो है वो सी से रिलेट करना चाहिए। ठीक हो गया, अंडर दिस रिलेशन। और इस वाले को हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का नाम देंगे, या पो सेट कहेंगे, या सिंपली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अब डेफिनेशन बताने लगा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है जिस पे एक पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन डिफाइन है, तो उस सेट को हम पो सेट का नाम देंगे। यानी कि अगर एक्स सेट पे एक पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन डिफाइन है, तो उस सेट एक्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड सेट या पार्शियल ऑर्डर्ड सेट या पो सेट। ठीक हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कहते हैं कि अब दोबारा हमने क्या किया, एक पो सेट ले लिया, यानी कि जिस पे तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, हमने वो पो सेट ले लिया। इसको हम टो सेट नाम देंगे। टो सेट का मतलब क्या है कि टोटल ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, टोटल ऑर्डर्ड सेट कह लें या लीनियर ऑर्डर सेट का नाम देंगे। इफ इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपेरेबिलिटी, अगर ये कंपेरेबिलिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब कंपेरेबिलिटी क्या होती है? कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स के लिए, उस सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए, अगर या तो ए बी से रिलेट करे या बी ए से रिलेट करे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल लेने तो बल्कि सिंपल आपको कह देता हूं कि तमाम एलिमेंट्स आपस में रिलेट करने चाहिए, तो फिर हम उसको कहेंगे टोटल ऑर्डर्ड सेट। लेकिन अगर तमाम एलिमेंट्स, यानी कि तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, ये फॉर ऑल का मतलब है तमाम ए कोमा बी, या तो ए बी से रिलेट करना चाहिए या बी ए से रिलेट करना चाहिए। अगर रिलेट नहीं करते तो हम कहते हैं कि ये टोटल सेट नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कह दूं 1 2 3। ठीक है, और इसमें मैं रिलेशन ले लेता हूं डिवाइड्स का। रिलेशन मैंने कौन सा ले लिया? डिवाइड्स का। तो अगर आप देखिए 1 डिवाइड करता है 3 को, 1 डिवाइड करता है 2 को। ठीक है, लेकिन 1 और 2 डिवाइड नहीं करता 3 को। ये दो एलिमेंट के लिए भी रिलेशन होल्ड कर गया, ये दो एलिमेंट के लिए भी रिलेशन होल्ड कर गया। इन दो एलिमेंट के लिए ना तो ये रिलेशन होल्ड किया ना तो ये होल्ड किया, इसका मतलब ये कंपेटिबिलिटी नहीं है। कोई भी दो एलिमेंट उठाए, फर्ज किया हमने 1 2 उठा लिया, तो या तो 1 डिवाइड करना चाहिए 2 को, या 2 डिवाइड करना, ये तो होल्ड नहीं करता, लेकिन कोई एक करना चाहिए। आर ये कर गया, इसका मतलब ये दो एलिमेंट ने अपना काम ठीक कर दिया।
अब मैं 1 और 3 को उठा लेता हूँ, 1 और 3 को, तो 1 डिवाइड करे 3 को या 3 1 को, दोनों में से एक ठीक होना चाहिए, तो ये ठीक हो गया, इसका मतलब ये भी ठीक हो गया। अब मैं और दो एलिमेंट उठा लेता हूँ, मैं 2 और 3, 2 और 3 मैंने दो एलिमेंट उठा लिए, तो या 2 डिवाइड करे 3 को या 3 डिवाइड करे 2 को, तो ना ये होल्ड करता है ना ये होल्ड करता है, यानी कि इस पेयर के लिए 2,3 वाले पेयर के लिए ये होल्ड नहीं की चीज, इसका मतलब ये कंपेरेबिलिटी नहीं है। तमाम एलिमेंट्स हमने लेने हैं, हर दो एलिमेंट को लेके चेक करना है, या तो ए रिलेट करे बी से या बी ए से रिलेट करे, अगर दोनों नहीं करते तो कंपेरेबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल से बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। देखिए आप लोगों के सामने ये ना इस तरह बनी बनाई चीज़ मिल जाती है विद एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ें अगर करनी पड़े ना तो मैं खुद पहले ये सारा रीड किया होता है, चीज़ें नहीं समझ आ रही होती, कंपेरेबिलिटी क्या है, आगे जाके कहीं पे एग्जाम्पल आएगी तो फिर वहाँ से पता चलेगा कि अच्छा कंपेरेबिलिटी ये होती है। ठीक है, तो आप लोगों को यानी कि मेहनत का आगे ना थोड़ी सी चीज़ आसान करके पेश की जा रही है। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो ही जा रही है तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, लेकिन अगर अंडरस्टैंड नहीं होती तो फिर ये ना थोड़ी सी, जिसे कहते नहीं कि मारी गाल है कि आपके सामने आसान करके चीज़ें बयान की जा रही हैं आपको फिर भी। ठीक है, तो माइंडसेट को ज़रा फोकस रखें और फोकस के साथ सीखें, कॉपी पेंसिल पकड़ के साथ। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है द सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो है ना इसको क्या कहते हैं, टोटली ऑर्डर्ड सेट और टो सेट। अब इसकी डेफिनेशन क्या आ गई है, अब ये देखें, A non-empty set equipped with the total order relations is called a toe set। यानी कि अब यहाँ पे जो रिलेशन आ जाएगा ना उसको हम नाम देंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन का, और अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट पे टोटल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन हो जाए तो वो टो सेट बन जाता है, यानी कि टोटल ऑर्डर सेट बन जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डुअल ऑर्डर। डुअल ऑर्डर लेट ये हमारे पास, आप इसको लेस देन और इक्वल टू पढ़ लें या इसको आप proceed to पढ़ लें। let proceed to be a partial ordered ordering of a set S, यानी कि ये एक रिलेशन है, let कर लिया है, ये एक क्या है, partially ordered रिलेशन है S सेट पर। then the relation, then ये वाला रिलेशन जो है इसको हम पढ़ेंगे succeed B, इसको क्या पढ़ेंगे A succeed B, यानी कि अगर ये हमारे पास एक partial ordered रिलेशन है, इस वाली चीज को फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे A succeeds B। कैसे लिखते हैं ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं A proceed B, इसको क्या पढ़ेंगे A succeeds B is also a partial ordering set। अगर ये वाला partially ordered set है ना तो फिर ये भी partially ordered set होगा। ठीक है, ये वाली चीज लिखी हुई है, और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको डुअल ऑर्डर नाम देंगे, कॉल्ड द डुअल ऑर्डर। ऑब्जर्व डैट, ऑब्जर्व करें कि ये वाली चीज उसी वक्त पॉसिबल होगी इफ एंड ओनली इफ, अगर ये वाली चीज पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि जिस तरह आप लिखते हैं ना ए लेस देन और इक्वल टू बी, उसी वक्त होगा जब बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगा, यानी कि ये इससे बड़ा है ना। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि अगर ये चीज है तो ये उसका डुअल वाला होगा, और ये लिखा हुआ है इस वाली चीज का जो इनवर्स होगा वो ये वाला होगा, यानी कि अगर कोई चीज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है ना तो इसका इनवर्स क्या होगा, ए लेस देन और इक्वल टू बी। तो बिल्कुल इसी तरह इस वाले का इनवर्स ये वाला होगा, और इसको लिख दिया गया है कि ये वाला इसके इक्वल है लेकिन इसके इनवर्स वाले के। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डुअल वाले का मतलब क्या है कि अगर एक तरफ से तो फिर दूसरी तरफ से जो चीज हो उसको हम डुअल का नाम दे देते हैं। अब आगे क्वासी ऑर्डर पे, अब ये लिखा है सपोज दैट, ये हमारे पास इसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड पढ़ेंगे। ठीक है, ये पीछे वाले लेक्चर में चीजें हमने डिस्कस की कि अगर ये हमारे पास एक क्या है रिलेशन है सेट एस पर, अब सिर्फ रिलेशन की बात की है, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन नहीं, क्योंकि अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात की जाती तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज आ जानी थी, रिफ्लेक्सिव की, एंटीसिमेट्री की और ट्रांसटिविटी की। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेशन की बात की है, इस रिलेशन को क्वासी ऑर्डर कहेंगे अगर ये रिफ्लेक्सिव ना हो, ए रिफ्लेक्सिव हो। क्या हो, ए रिफ्लेक्सिव, यानी कि अपने आप से रिलेट ना करें, और इसको ट्रांसटिव, और ये ट्रांसटिव भी हो, ई रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांसटिव हो। अब एंटीसिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एंटीसिमेट्रिक की बात नहीं यहाँ पे की, ए रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांसटिव हो, तो फिर हम इसको नाम देंगे क्या, क्वासी ऑर्डर का। ठीक हो गया, और ट्रांसटिव का आपको पता है ए बी से रिलेट करे, बी ए से रिलेट, बी सी से रिलेट करे, यहाँ पे मिस्टेक है आप इसको सही कर लें, तो फिर ए सी से रिलेट करना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों, हमने डेफिनेशंस कौन कौन सी पढ़ी इसको रिवाइज कर लें, अभी वीडियो यहाँ पे स्किप करें, यानी कि रोकें इसको और रिवाइज करें। पार्शियल ऑर्डर सेट क्या है, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक और प्रॉपर्टी शामिल हो गई किसकी, कंपेरेबिलिटी की, तो वो टोटल ऑर्डर सेट हो गया, और डुअल ऑर्डर क्या है उसका ही उलट, यानी कि वो, और क्वासी ऑर्डर क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांसटिव हो।
अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें या अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझने का आगाज करें। ठीक है, तो रेस्ट कर लें 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। तो चलिए आइए हम पहले एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि x हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है, p ऑफ x क्या है, पावर सेट ऑफ x है, यानी कि इसमें तमाम सबसेट होंगे x वाले के। प्रूव हमने करना है कि पावर सेट ऑफ x अंडर दिस रिलेशन इज अ पो सेट, एक पो सेट होगा बट नॉट अ टो सेट। टो सेट का मतलब क्या है, कंपेरेबिलिटी नहीं होगी इसमें। ठीक है, नॉट का मतलब क्या है कि कंपेरेबिलिटी नहीं होगी, कंपेरेबिलिटी नहीं होगी इसमें। और पो सेट का मतलब क्या है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए आइए हम पावर सेट पे रिलेशन डिफाइन करके उसको रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव साबित करते हैं और कंपेरेबिलिटी नहीं है इसको शो करवाते हैं। ठीक हो गया, सोल्यूशन पे आ जाए। सोल्यूशन में उन्होंने कहा गया है कि द ऑर्डर डिफाइन ऑन, यानी कि ये है, ये इज द सेट इन इंक्लूजन, हमने ऑर्डर डिफाइन करवाया है, यानी कि ये वाला सबसेट। अब क्या करेंगे देखें। सबसे पहले हम पावर सेट के एलिमेंट लेंगे। फर्ज किया हमने पावर सेट में से एलिमेंट ले लिया a, तो फिर a से रिलेट करना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कि अब किस रिलेशन के थ्रू रिलेट करना चाहिए, इस वाले रिलेशन के। तो मैंने इसमें से एक एलिमेंट a ले लिया, तो a इज अ सबसेट ऑफ a होना चाहिए। तो आप लोग को पता है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, एंटीसिमेट्रिक पे। एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, यहां से हम 2 सेट लेंगे। ठीक है, 2 सबसेट ले लिए हमने पावर सेट ऑफ x के, 2 सबसेट ले लिए। अब हमने क्या साबित करवाना है, देखें अब हमने साबित करवाना है लेट, अगर ये और ये है देन a इज इक्वल टू b साबित करवाना होता है। तो ये भी चीज गिवन है, ये भी चीज हमें गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि a, अब ये रिलेशन का मतलब क्या है, सबसेट वाला रिलेशन। तो a इज अ सबसेट ऑफ b, और इसका मतलब क्या है, b इज अ सबसेट ऑफ a। और आपको पता है अगर ये दोनों चीजें हो तो इसका मतलब a बराबर b। तो यही तो एंटीसिमेट्रिक होता है कि अगर ये इससे रिलेट करे, ये इससे रिलेट करे, तो वो दोनों एलिमेंट इक्वल आने चाहिए। एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होगी। ट्रांजिटिव पे चलते हैं। ट्रांजिटिव का ये है कि अगर a b से रिलेट करे, b c से रिलेट करे, ऑर्डर सेट के थ्रू फिर हमने साबित करवाना है a c से रिलेट करता है। ये दोनों चीजें हमें गिवन है, तो ये इससे ये लिख लिया, ये इससे ये लिख लिया, ये हमें गिवन था। अगर आप देखें तो a सबसेट है b का और b सबसेट है c का, तो सबसेट इसका भी होगा, यानी कि a सबसेट होगा c का, यानी कि a रिलेट कर गया c के साथ अंडर द रिलेशन सबसेट, तो हम कह देंगे कि ये भी सेटिस्फाई हो गया, ट्रांजिटिविटी भी हो गई। अब हमने क्या साबित करवाना है, हमने साबित करवाना है कि ये टो सेट नहीं है। पो सेट हमारा साबित हो गया, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हमने ये साबित करवाना है ये टो सेट नहीं है। तो टो सेट के लिए कोई 2 एलिमेंट जो है वो कंपेरेबल ना हो, तो हम कह देंगे कि ये कंपेरेबिलिटी इस सेट में होल्ड नहीं करती। तो पहले हमने x लिख लिया, x का एक रैंडमली एग्जांपल ले ली। ठीक है, एक काउंटर एग्जांपल ले ली, क्योंकि x कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट था, तो हमने अपनी मर्जी से कोई ले लिया। ठीक है, 1 2 3 वाला ले लिया। इसके सारे पावर सेट, इसके सारे हमने सबसेट लिख दिए और पावर सेट बना लिया, ये हमारे पास बन गए। अब ये देखें, मैं कोई 2 ले लेता हूं, ये 2 मैंने एलिमेंट ले लिए। तमाम एलिमेंट के लिए चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर कंपेरेबिलिटी होती है। तो मैंने क्या किया, 2 कोई एलिमेंट ले लिए। अब मैंने देखना है क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं, या ये इसका सबसेट होना चाहिए या ये इसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, कंपेरेबिलिटी में क्या है, दोनों में से या ये इसे होल्ड करना चाहिए या ये इसके साथ रिलेट करना चाहिए। तो ना ये इसका सबसेट है और ना ये इसका सबसेट है, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि नॉट कंपेरेबल हुए, यानी कि कंपेरेबल की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो नॉट टो सेट बन गए। ठीक है, नॉट टो सेट बन गए। अच्छा, ठीक हो गया। चले जी, अगर मैं ये 2 पेयर ले लेता तो इसमें कंपेरेबिलिटी होल्ड करती थी। ठीक है, लेकिन हमने तमाम एलिमेंट्स के लिए चेक करना, क्योंकि ये इसका सबसेट हो गया, लेकिन हमने तमाम के लिए देखना होता है। तो मैंने एक ऐसा पेयर उठा लिया जो कि कंपेरेबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब इस पावर सेट ऑफ x वाले पे कंपेरेबिलिटी नहीं लागू हो सकती, तो हम कह देंगे कि ये टो सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या गया है कि लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, r सेट ऑफ रियल नंबर है और ये हमारे पास एक नेचुरल ऑर्डर है। नेचुरल ऑर्डर का मतलब क्या है, सिंपली लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, नेचुरल ऑर्डर की जब बात करेंगे ना, तो इसका सिंपली मतलब होगा लेस देन और इक्वल टू, जो चीज हम रैंडमली लेके चलते हैं। इन r डिफाइंड एज फार a, b बिलोंग्स टू r, सेट ऑफ रियल नंबर है, ये उस पे ऑर्डर डिफाइन है एज फार दिस, यानी कि इस तरह डिफाइन है। इफ आइदर कहता है या तो a लेस देन b या a इक्वल टू b होगा, प्रूव करना है कि ये टो सेट है।
हमने इसको टो सेट प्रूव करना है। कहता है कि एक आर है, आर पे डिफाइन है ये वाली चीज, और इसका मतलब क्या है, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा, ठीक है। तो हमने साबित करना है कि ये वाली चीज क्या है, इज अ टो सेट, एक टो सेट है, ठीक है। तो टो सेट के लिए आपको पहले पो सेट प्रूव करना है, फिर उसके साथ कंपेरेबिलिटी प्रूव कर देनी है, यानी कि इसमें पहले पो सेट प्रूव करेंगे, फिर कंपेरेबिलिटी प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे ये टो सेट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पे, पो सेट पे। पो सेट की तीन प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, आप रियल नंबर ले ए, मैंने एक रियल नंबर ले लिया एक्स, आपको पता है हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की, यानी कि ये रियल नंबर होल्ड करता है। एंटीसिमेट्रिक में क्या है कि ये चीजें हमें गिवन है, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई और वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, तो आप इन दोनों से लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर तो ये देखें ना तो फिर लेस देन होगा, ना तो ग्रेटर देन, फिर वो आपस में इक्वल होंगे, तो ये एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी भी हो गई। ट्रांसिटिविटी की, अगर एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, वाई लेस देन इक्वल टू जी है, ठीक है, तो ये देखिए आप लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू जी, तो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी भी हो गई, पो सेट हमारा प्रूव हो गया। अब कंपेरेबिलिटी को प्रूव करते हैं, कंपेरेबिलिटी को प्रूव करने लगे हैं। तो कंपेरेबिलिटी में हमने क्या शो करवाना है कि कोई भी दो एलिमेंट लें, फर्ज किया मैंने एक्स और वाई ले लिया, या तो एक्स लेस देन इक्वल टू वाई होना चाहिए या वाई लेस देन इक्वल टू एक्स होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो आप कोई भी दो रियल नंबर ले लें, वो या तो, अब देखें इसमें दो फैक्टर्स छुपे हुए हैं, एक्स लेस देन वाई और एक्स इक्वल टू वाई, इसमें भी दो फैक्टर्स छुपे हुए हैं, कौन से, वाई लेस देन एक्स और वाई इक्वल टू एक्स। तो आप कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, एक ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th क्लास में आप लोगों ने, अभी जो न्यू बुक आई है ना 9th की, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी मौजूद है कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है कोई भी दो रियल नंबर आप ले लेना, वो या तो इक्वल होंगे या एक दूसरे से बड़ा होगा या एक दूसरे से छोटा होगा। तो अगर आप देखें तो या तो ये वाला केस होल्ड करता होगा, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, यानी कि ऐसा नहीं है कि ना इसमें से केस होल्ड कर रहा है ना इसमें से, कोई एक लाजमी करेगा, कोई एक लाजमी करेगा। तो कंपेरेबिलिटी कहती है या आर या ये होल्ड करे या ये होल्ड करे, तो कंपेरेबिलिटी सेटिस्फाई हो जाती है। तो बाय यूजिंग द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स हम कहेंगे एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी होल्ड कर जाएगी, यानी कि इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी होल्ड कर जाएगी। अगर ये वाली होल्ड कर जाती है तो इसका मतलब ये वाली होल्ड कर गई, ठीक है। अगर ये वाली होल्ड कर गई फिर भी इसका मतलब ये होल्ड कर गई। अगर फर्ज किया ये वाली होल्ड कर जाती है यानी कि ये वाली, तो फिर इसका मतलब ये होल्ड कर गई। अगर ये होल्ड कर जाती है इसका मतलब ये इक्वल टू वाली होल्ड कर गई, ठीक है। तो यानी कि हर केस में वो कोई ना कोई एक होल्ड कर रही है, इसका मतलब कंपेरेबिलिटी लागू हो गई। तो हम कह देंगे कि क्या ये टो सेट है, कंपेरेबल है, और हम क्या कह देंगे कि ये टो सेट है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने थोड़ा सा इस चीज को बढ़ाते हुए ना वो फंक्शंस पे ले गए हैं, ठीक है। चलें जी, कहा गया है कि x एक नॉन एम्प्टी सेट है, y भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। उन्होंने एक ऐसे सेट डिफाइन कर लिया है, क्या इसमें फंक्शंस होंगे, ऐसे सेट में क्या होंगे, फंक्शंस होंगे जो कि x1 से y1 तक डिफाइन है। अब x1 यहाँ पे क्या है, फंक्शन f की डोमेन है, और ये y सेट क्या है, ये उसकी रेंज है, रेंज की बात उन्होंने की है, ठीक है। अब कहा गया है कि ये इज एन ऑर्डर डिफाइंड, अब ये ऑर्डर डिफाइन है, उस पे ऑर्डर डिफाइन है उस पे, और कहा गया है कि f और g बिलोंग करे s में से इस रिलेशन के तहत, ठीक है। ये वाला रिलेशन मैंने लेके चलना है। इफ g इज एन एक्सटेंशन ऑफ f, इसका मतलब क्या है कि g एक्सटेंशन है f की, यानी कि g वाली चीज बड़ी है f वाली से, जो चीजें g में लाए करेगी वो f में भी लाजमी लाए करेगी। क्यों? क्योंकि अगर बड़े सेट के लिए कोई चीज बड़े फंक्शन के लिए सेटिस्फाई कर रही है तो छोटे के लिए भी लाजमी करेंगे, ठीक है। यानी कि जो चीज g के लिए फिर करेगी ना वो f के लिए भी करेगी। क्यों? क्योंकि g एक्सटेंशन है, यानी कि अगर इसके अंदर, अगर मैं कहूँ इसके अंदर r भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस दायरे के अंदर, कि किसी भी दुश्मन को ना नहीं छोड़ती, हर किसी को मारी जाती है, किसी दुश्मन को भी नहीं छोड़ती, किसी गद्दार को नहीं छोड़ती। तो अगर मैं इसके अंदर किसी चीज की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर भी वही कानून लागू होगा। क्यों? क्योंकि जब बड़े वाले की बात की है तो ये छोटे वाला हिस्सा इसी के अंदर आ रहा है ना, ठीक है। तो ये वाली चीज, यानी कि अगर हम कहें ना कि पाकिस्तान बहुत साफ सुथरा मुल्क है, तो जब पाकिस्तान के किसी शहर की बात करेंगे ना तो वो भी, उसके लिए भी ऑलरेडी ये बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जिसकी बात की वो बड़ी चीज थी, बाद में जिसकी बात कर रहे हैं वो उसके अंदर आ रही है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि क्लास 9th बहुत, 9th नहीं BS 7th सेमेस्टर बहुत अच्छा सेमेस्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि जब इन जनरल यानी कि आइडियल केस में चले जाते हैं, क्योंकि मैथ में हम ना ज्यादातर आइडियल केसेस की बात करते हैं, यानी कि मुकम्मली तौर पे,
ठीक है, ट्रूली अगर आप देखें ना तो टू को कभी भी मेजर नहीं कर सकते हम, टू लेंथ को आप रियल लाइफ में कभी भी ड्रा नहीं कर सकते, टू लेंथ है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तो कुछ स्टूडेंट इस बात से सेटिस्फाई करते होंगे जिनको पता है कि हम टू लेंथ को कभी रियल लाइफ में ना मेजर नहीं कर सकते हैं कि ये पूरी टू है, ठीक हो गया। लेकिन मैथ में तो हम कह देते हैं कि ये अगर टू लेंथ है, ठीक है। तो आइडियल केस यानी कि जब मैं कहूं कि 7th सेमेस्टर जो है वो बहुत पढ़ने वाला है, इसका मतलब उसका हर बच्चा पढ़ने वाला होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर जी एक्सटेंशन है एफ की, ये वाली चीज बात की गई है, तो डोमेन ऑफ एफ सबसेट होगी डोमेन ऑफ जी की, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी फॉर ऑल के लिए देखे ना, यानी कि इसके बड़े तमाम एलिमेंट्स के लिए फिर ये वाली चीज लाजमी होल्ड करेगी, ठीक है। अगर ये वाली चीज होल्ड करती थी बड़े के लिए, क्योंकि अब ये उसका सबसेट है तो इसका मतलब इसके लिए भी होल्ड करेगी। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये एक पो सेट है बट नॉट अ टो सेट, लेकिन टो सेट नहीं है। पो सेट के लिए हमने रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्री को ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो हमने एक फंक्शन ले लिया, हर फंक्शन की डोमेन अपने आप के, यानी कि डोमेन ऑफ एफ का मतलब क्या है, एक सेट, डोमेन भी तो एक सेट होता है, तो हर सेट अपने आप के सबसेट होता है, तो इसका मतलब डोमेन भी सबसेट होगी। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, तो एक्स बिलोंग कर गया डोमेन में से, फॉर ऑल के लिए ये चीज होल्ड कर गई, तो एफ रिलेट कर गया अपने आप से, ठीक हो गया। अब एंटीसिमेट्री की बात करें, अब ये वाली चीजें हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है कि इसकी डोमेन इसका सबसेट, इसकी डोमेन इसका सबसेट, तो इसकी डोमेन इसका सबसेट, इसकी डोमेन इसका सबसेट। अब इसके लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल छोटे के लिए, एफ के लिए, और इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के लिए फॉर ऑल जी के लिए, क्योंकि छोटा जी है, ठीक है। अब ये देखें यहां से अगर हम कंपेयर करें तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल आ गया ये वाली चीज, और यहां पे अगर आप देखें तो ये डोमेन इसका सबसेट है, ये डोमेन इसका सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो वो आपस में दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये देखें एफ बराबर आ गया जी के, तो हम कह देंगे ये एंटीसिमेट्रिक है। अब ट्रांसिटिविटी के लिए आप देखें कि एफ परसीड्स जी, जी परसीड्स एच, तो इसका मतलब है इसकी डोमेन सबसेट होगी, इसकी डोमेन, इसका मतलब है इसकी डोमेन सबसेट होगी, इसका डोमेन, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल छोटे के लिए, यानी कि एफ के लिए, और ये इसके इक्वल होगा फॉर ऑल जी के लिए, ये वाली चीज होगी। अब इन दोनों से हमने क्या साबित करना है, देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के, और यहाँ पे देखें जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एच ऑफ एक्स के। और यहाँ पे डोमेन की बात करें, डोमेन एफ है, यानी कि डोमेन ऑफ एफ सबसेट है किसका, डोमेन ऑफ जी का, और यहाँ पे देखें डोमेन ऑफ जी सबसेट है, डोमेन ऑफ जी सबसेट है किसका, डोमेन ऑफ एच का। यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया एच ऑफ एक्स के। यहाँ पे देखें तो ये इसका सबसेट आ गया, यानी कि डोमेन ऑफ एफ सबसेट आ गया डोमेन ऑफ एच का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों की मदद से हमने कह दिया एफ बराबर आ गया एच के, यानी कि एफ फिर लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि ये उन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एच आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी कि एफ से जी से एच गिवन था, एफ से एच मैंने शो कर दिया, यानी क्या कि हमने ये वाली चीज शो कर दी, ठीक हो गया, एच आएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, तो हमने कहा पो सेट। अब हमने साबित करना है कि ये नॉट अ टो सेट, टो सेट नहीं है, तो टो सेट नहीं है तो कोई दो ऐसे एलिमेंट चाहिए जिनके दरमियान ना तो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करे, यानी कि एफ ना तो ये वाला हो, ना तो फिर ये वाला हो, ठीक है, यानी कि ना तो एफ जी को प्रोसीड करे, ना तो जी एफ को प्रोसीड करे। ये वाली चीज अब हमने शो करवानी है कि दोनों में से कोई भी नहीं होल्ड करता, ठीक है। तो हमने दो फंक्शंस ले लिए, एक एफ फंक्शन ले लिया, एक जी फंक्शन उन्होंने ले लिया, ठीक है। इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन आलियल नंबर सवाई 2 है, क्योंकि 2 पुट करूंगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, 2 डोमेन में से निकाल दिया, यहाँ में से आलियल नंबर सवाई 3 है। अगर आप देखें तो क्या ये डोमेन इसका सबसेट है, नहीं है। क्या ये डोमेन इसका सबसेट है, नहीं है। तो ना ये डोमेन इसका सबसेट है, ना ये इसका सबसेट है, यानी कि ना तो एफ वाली चीज जी को प्रोसीड करेगी, ना जी वाली चीज एफ को प्रोसीड करेगी। तो इसका मतलब है ये क्या है, कंपेरेबल नहीं है। अब ये सबसेट वाली मैं बात आपको बता दूं, देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तमाम रियल नंबर सिवाय 2 के, और इसका मतलब क्या है, तमाम रियल नंबर सिवाय 3 के। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एक्स सेट ले लूं 1 2 3, ये मैंने एक्स सेट ले लिया, एक्स सिवाय 2 का मतलब क्या है 1 और 3, और एक्स सिवाय 3 का मतलब क्या है 1 और 2। और अगर आप देखें क्या ये ऊपर वाले का सबसेट है, नहीं है। क्या ये ऊपर वाला नीचे का सबसेट है, नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब मैं एक रियल नंबर, एक सेट है, सेट में से एक मुख्तलिफ एलिमेंट निकाल दिया, इस सेट में से एक मुख्तलिफ एलिमेंट निकाल दिया, तो इसकी जो चीज बचेगी ये इसका सबसेट नहीं होगा, इसकी जो चीज बचेगी वो इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 पाया जा रहा है लेकिन 2 इसमें नहीं है, और इसमें 3 पाया जा रहा है जो कि 3 इसमें नहीं है। तो ये मैंने रियल नंबर की जगह एक्स रख के आपको छोटी सी एग्जांपल देने की कोशिश की ताकि आप लोग को समझ आ सके। बाकी केस आपने यही करना है, ये
लिखा हुआ है कि ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपेरेबल नहीं है, नॉट अ टो सेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर कर लिया है, ये हमारे पास इस पे एक ऑर्डर डिफाइन है। फॉर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ए प्रोसीड बी इफ ए इज डिवाइजर ऑफ बी। अब कौन सा हमने लिया है, ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी, इसने एज ए डिवाइजर काम करना है। अब ठीक है, हमने शो करना है ये पो सेट तो है लेकिन टो सेट नहीं है। अब ये देखिए मैं आपको डायरेक्ट करवाने लगा हूं, मैं क्या करूंगा, नेचुरल नंबर की बात की है मैंने, नेचुरल नंबर ले लिया है। हर नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई। एंटीसिमेट्री के लिए देखें, अगर x डिवाइड करता है y को, y डिवाइड करता है x को, तो इसका मतलब क्या है, x डिवाइड करता है y को, यानी कि अगर ये वाली दो चीजें गिवन है इसका मतलब है x डिवाइड करेगा y को, इसका मतलब है y डिवाइड करता है x को। अब x और y को हमने आपस में इक्वल साबित करवाना है, इस पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा दें तो आ जाएगा y इज इक्वल टू rx कर ले। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता होता है कि अगर a डिवाइड करता है b को तो b इज इक्वल टू ac, यानी कि सम इंटीजर मिल जाएगा हमें c ऐसा कि b इज इक्वल टू ac लिख सके। और इसको भी आप लिख लें, x डिवाइड करता है y डिवाइड करता है x को, तो आप इसको लिख लें x इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर आ जाएगा। आप q का नाम दे दें, s का नाम दे दें, r का s का नाम दे देते हैं। ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जब आप अब ये देखें, अब हमने क्या करने लगे हैं, y को उन्होंने इस तरह लिख लिया और x को उन्होंने इस तरह लिख लिया। ठीक हो गया जी, y इज इक्वल टू rx और x इज इक्वल टू sy, ये चीज लिख दिया। अब हमने क्या किया कि ये वाली x की वैल्यू ना यहाँ पे पुट कर देते हैं, जब ये वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय ys आ जाएगा, ys आ गया। तो अगर आप देखें तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, y के साथ कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू rs आ गया। तो rs का आंसर 1 कब आएगा, rs का आंसर 1 कब आएगा, जब ये दोनों वैल्यूज 1 होंगी। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यूज 1 होंगी या ये दोनों वैल्यूज -1 होगी, ठीक है, -1 होगी ना, तो फिर भी 1 आता है। लेकिन हमने ये चीजें नेचुरल नंबर की बात की है तो ये नेगेटिव वाली चीज तो होल्ड नहीं करती, क्योंकि नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये 1 यानी कि r और s की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखें तो y इज इक्वल टू x आ जाएगा, यहाँ पे s की वैल्यू 1 रखें तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो ये देखें x इज इक्वल टू y आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यानी कि जब ये वाली चीज ये चीज गिवन थी, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए थे, एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं ट्रांसिटिविटी पे, यानी कि अगर x प्रोसीड करे y को, y प्रोसीड करे z को, हमने साबित करना है x प्रोसीड करता है z को। इसका मतलब है x डिवाइड करता है y को, इसका मतलब है y डिवाइड करता है z को। यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम लगा लें तो y इज इक्वल टू xr आ गया, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा लें तो z इज इक्वल टू आ गया, z इज इक्वल टू आ गया y मल्टीप्लाई बाय s लगा लें। अब ये y की वैल्यू पुट कर दें तो y की वैल्यू ये वाली उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी तो आ गया x r s, r भी इंटीजर था s भी इंटीजर था, तो हमने लिख लिया z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, कोई ना कोई इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम लगा के ये x डिवाइड कर गया z को। तो ये देखें इसका मतलब x प्रोसीड कर गया z को, तो क्या यहाँ से हमने ये वाली चीज साबित कर दी, तो ट्रांसिटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमने क्या कह दिया कि ये क्या है, एक पो सेट है। अब कंपेरेबिलिटी को शो करवाना है, दो नेचुरल नंबर हमने लेने हैं, दो नेचुरल नंबर हमने ले लिए, एक मैंने नेचुरल नंबर 2 ले लिया और 3 ले लिया। ना तो 2 3 को डिवाइड करता है, ना 3 2 को डिवाइड करता है, कोई एक भी होल्ड नहीं किया। हर एक पेयर के लिए होल्ड करना चाहिए, लेकिन मुझे एक ऐसा पेयर मिल गया जिसके लिए ये रिलेशन होल्ड ही नहीं करता, ना इधर से ना उधर से, तो हम कह देंगे कि ये कंपेरेबल नहीं है, यानी कि नॉट अ टो सेट, एक टो सेट नहीं है। ठीक हो गया, चलेंगे आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 पे। एग्जांपल नंबर 5 है क्या कि अगर a एक नॉन एम्प्टी सेट है, b भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, b टू सेट्स हमने ले लिए हैं, यानी कि ये कंपेरेबल भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। अब हमने क्या किया, हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ली इनकी इस तरह की, और ये हमने एक इस पे ऑर्डर ले लिया। अब इसको कौन सा ऑर्डर का नाम देते हैं, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। और ये ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है, ये ऑर्डर इस तरह डिफाइन होता है कि आपने क्या करना है, इसमें से दो ऑर्डर पेयर लेने हैं, मैंने A1 B1 और A2 B2 ले लिया। तो इनके दरमियान ये ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा ये बताने लगा है। इनके दरमियान ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा कि पहला पहले के साथ प्रोसीड होगा, स्ट्रिक्टली प्रोसीड, या फिर A इसके इक्वल होगा, यानी कि आप कह लें कि A1 प्रोसीड्स A2 होगा, यानी कि ये दोनों कंडीशन एक में ही सम होगी, और B1 स्ट्रिक्टली प्रोसीड होगा B2 पे। A1 प्रोसीड करेगा B को और B1 स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा B2 को।
इस वाले ऑर्डर को हमने डिफाइन कर दिया इस पे, यानी कि अगर इसके दो सबसेट होंगे उनके दरमियान रिलेशन इस तरह डिफाइन होगा, और इसको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का नाम देते हैं। ठीक है, हमने साबित करना है कि ये भी एक टो सेट है, यानी कि अगर ए टो सेट है बी टो सेट है तो हमने साबित करना है ये भी एक टो सेट है। टो सेट में क्या चीजें आ जाती है, टो सेट को पहले हमने पो सेट साबित करवाना है, फिर इस पे कंपेरेबिलिटी लगानी है। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले उन्होंने दोबारा वही सारी बात लिख दी, तो हम आगे बढ़ते हैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए मतलब होता है कि हमने दोनों ऑर्डर पेयर को ना आपस में रिलेट करवाना है। ठीक है, तो हमने क्या किए, दो एक जैसे ही ले लिए, यानी कि आप कह लें कि A1 B1 ले लिया या AB ले लिया, AB को हमने साबित करवाना है ये AB के ही है। तो इसका मतलब देखें, ये इसके होना चाहिए, ये इसके होना चाहिए, यानी कि हमने साबित करवाना है A इसके है और ये वाली चीज हमने साबित करवानी है, ये हमने साबित करवानी है। आपको देखें, आप देखें हमें दिया गया है A क्या है, टो सेट है, हमें दिया गया है B भी क्या है, टो सेट है। तो इसका मतलब A रिफ्लेक्सिव भी होगा, A सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक भी होगा, A ट्रांसिटिव भी होगा और A कंपेरेबल भी होगा। B सिमेट्रिक भी होगा, B जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा और B जो है वो कंपेरेबल भी होगा। अब हमें A गिवन है तो ये देखें, यानी कि वो गिवन की मदद से, यानी कि ये चीज ठीक लिखी हुई है, उस गिवन की मदद से ये वाली चीज ठीक लिखी हुई है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव होगा A वाला, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव वाले को यूज करते हुए, वो गिवन जो हमें है वो B भी रिफ्लेक्सिव होगा, इसका मतलब ये वाली चीज, तो ये दोनों ठीक होल्ड करती है, इसका मतलब ये रिलेशन होल्ड कर गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एंटीसिमेट्रिक पे। एंटीसिमेट्रिक पे हमने ये गिवन में ले लिया कि ये इसके, यानी कि ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है, ये गिवन में है। अब हमने साबित क्या करना है, एंटीसिमेट्रिक में हम फिर साबित करते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज हमने साबित करनी है, ये दोनों चीजें अभी हमें गिवन है तो इस पहले वाले का मतलब क्या है, या तो A इसके इक्वल होगा, या तो यानी कि इससे प्रोसीड करता होगा या इक्वल होगा, यानी कि वो लेस देन और इक्वल टू वाली, और B जो है वो सिर्फ स्ट्रिक्टली होगा। अब दूसरे वाले का देखें, यानी कि अब ये जो दूसरी चीज हमें दी गई है, यानी कि ये वाली A1 B1, और अब ये देखें इसका उलट भी हमें गिवन है ना, यानी कि ये वाली चीज गिवन होती है, ये भी गिवन थी, ये भी गिवन थी, ये वाली चीज हमने प्रूव करवानी थी। अब इस वाले को लेके चलेंगे ये वाली, तो इसका मतलब क्या है कि A2 इसको इसके प्रोसीड करेगा या इसके इक्वल होगा, और ये इसके प्रोसीड करेगा, यानी कि वो लेक्सिकोग्राफिकल वाला हमने ऑर्डर डिफाइन करवा दिया इस पे। अब ये देखें, कहता है कंबाइनिंग 1 एंड 2 बोथ, अब 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें ना, तो ये देखें ये वाले केस से अगर हम देखें ना, ये इन वाले केसेस से, तो A1 A2 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर गिवन है, ऊपर क्या गिवन है, हमें गिवन था कि A टो सेट है, अगर A टो सेट है तो A के लिए एंटीसिमेट्रिक होल्ड करेगी, तो इस अकेले पे हमने ना एंटीसिमेट्रिक लगा के ये लगा दिया। अब ये वाली चीज है तो इस वाली चीज से हमने ये लिख लिया, कैसे लिख लिया, बल्कि इस वाली चीज से नहीं, अब इस वाली चीज से हमने B1 इज इक्वल टू B2 लिख लिया। कैसे लिख लिया? क्योंकि ऊपर हमें गिवन था B अकेला जो है वो एंटीसिमेट्रिक है, तो उसकी एंटीसिमेट्रिक का मतलब है कि ये वाली चीजें उसमें होल्ड करनी होगी तो ये वाली चीज बनती होगी। तो ये हमने यहाँ से ये रिजल्ट बना लिया, A1 A2 के इक्वल आ गया, B1 B2 के इक्वल आ गया। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो A1 की जगह A2 लिख दिया, B1 की जगह B2 लिख दिया, तो ये आपस में इक्वल आ गया, तो हम कह देंगे कि ये क्या हो गया, एंटीसिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांसटिविटी के लिए 3 ले लेंगे। देखें ये वाली चीज ये इससे रिलेट करती है और ये इससे रिलेट करती है, देखें ठीक है, ये हमें गिवन है। अब ये वाली चीज हमने साबित करवानी है, ये वाली, ठीक है। चलें जी, ये इससे रिलेट करने का मतलब है ये इसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा या इसके इक्वल होगा, और इसका मतलब ये इसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा। इसका मतलब क्या है, ये इसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा या इसके इक्वल होगा, और ये इसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा, ये वाली चीज आ गई। अब ये देखिए, कहता है इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें ना, अगर हम इसको कंपेयर करें तो A1 प्रोसीड A2 और A2 प्रोसीड स्ट्रिक्टली प्रोसीड A3। तो इसका मतलब यहां से अगर आप देखें ना, तो A सेट हमें स्टार्टिंग पे दिया गया है कि A सेट एक टो सेट है, A सेट हमें दिया गया है टो सेट है, टो सेट है, तो इसका मतलब उसमें सिमेट्रिसिटी होल्ड करती, उसमें ट्रांसटिविटी होल्ड करती होगी, उसकी ट्रांसटिविटी को, यानी कि उसकी ट्रांसटिविटी से फिर ये वाली चीज इससे आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये हमने लिख लिया, यानी कि इस वाले को यूज करते हुए डब्बे को हमने ये चीज लिख ली, और इस वाले डब्बे को हमने लिखते हुए ये वाला लिख दिया कि A1 इक्वल टू A2, यानी कि ये वाली चीज लिख दी। अब उस, और यहाँ पे इक्वल टू A3 भी लिखेंगे, ठीक है। अब उस
ए सेट ए एक टो सेट हमें गिवन था, यानी कि ये उसकी ट्रांसिटिविटी को यूज करते हुए हमने ये इसको प्रोसीड लिख लिया और ये A1 A3 के इक्वल आ गया, ये वाली चीज। अब ये देखें B1 प्रोसीड करता है B2 को, B2 प्रोसीड करता है B3 को, हमने ये लिख दिया। अब B टो सेट हमें गिवन है, B हमें गिवन है कि वो टो सेट है, तो उसकी सिमेट्री ट्रांसिटिविटी को यूज करते हुए ये इसके आ गया, तो ये देखें ये इसके प्रोसीड हो गया, ये इसके प्रोसीड या इसके इक्वल, तो इसका मतलब यहां से ये वाली चीज हो गई, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें ये इसके प्रोसीड करता है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है या फिर, और ये इसको प्रोसीड करता है, यानी कि ये फिर हमारे पास इस पे अगर आप देखें तो ट्रांसिटिविटी भी हो गई, रिफ्लेक्सिव भी हो गई, एंटीसिमेट्रिक भी हो गई, तो ये A क्रॉस B जो है इस पे लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर के तहत ये पो सेट हो गया। अब हमने साबित करना है कि ये नॉट ए टो सेट, एक टो सेट नहीं है, टो सेट है। अब वो देखे ना एंड पे क्या लिखा हुआ है, टो सेट ही तो हमने साबित करना था, पो सेट हो गया। अब हम कंपेटिबिलिटी इस पे डिफाइन करवाने लगे हैं। कंपेटिबिलिटी में देखें, अगर आपने इन जनरल दो आपने क्या किया A और B दो टो सेट्स ले लिए, दो टो सेट इस तरह ले लिए कि A1 A2 बिलोंग्स टू A के लिए फॉर ऑल, सभी के लिए ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब सभी के लिए प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम B1 B2 ले लिया। अब A1 लिया है तो ये लेस देन और इक्वल टू, और ये भी यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन था A और B टो सेट है, A और B टो सेट है, तो टो सेट का मतलब क्या है कि इनके दरमियान कंपेटिबिलिटी भी होगी, तो A की कंपेटिबिलिटी का मतलब क्या है कि A1 लेस देन और इक्वल टू A2 होगा, और या फिर A2 लेस देन और इक्वल टू A1 होगा, ठीक है। ये कंपेटिबिलिटी की डेफिनेशन। और B भी टो सेट है, इसका मतलब B1 कंपेरेबल होगा B2 से, या B2 कंपेरेबल होगा B1 से, यानी कि ये हमने टो सेट की डेफिनेशन लगा ली जो हमें चीज गिवन थी उसके ऊपर। अब ये देखें इन दोनों की मदद से, अगर ये वाली चीज है, अगर ये वाली और ये वाली चीज है, इन दोनों को यूज करते हुए हमने बना लिया कि ये वाली चीज फिर लेस देन और इक्वल टू होगी इससे, और इस वाली चीज को यूज करते हुए हमने बना लिया कि ये वाली चीज फिर लेस देन और इक्वल टू होगी इससे। अब ये देखें ऑर्डर पेयर के दरमियान भी रिलेशन आ गया, या पहला ऑर्डर पेयर प्रोसीड करेगा दूसरे को, या दूसरा ऑर्डर पेयर प्रोसीड करेगा पहले को, तो ये कंपेटिबिलिटी प्रॉपर्टी इस पे भी सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास आ गया टो सेट आ गया। क्या आ गया, टो सेट आ गया। अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन बहुत ही मजे की है। डेफिनेशन है कि लेट ए बी एन ऑर्डर सेट, ए हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर सेट है, देन फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी कि फिर हमने यहाँ से दो एलिमेंट्स ले लिए ए और बी, ठीक है। दो एलिमेंट्स के लिए हम कहेंगे कि ए प्रोसीड करता है बी को इफ दिस वाली चीज हो, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कहता है कि अब हम इसको लेके चले करेंगे। वी मे आल्सो दैट बी डोमिनेट्स ए, कहता है हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर ये कोई चीज इस तरह लिखी है ना, तो हम ये कह सकते हैं ए प्रोसीड करता है बी को, हम ये भी कह सकते हैं क्या बी डोमिनेट करता है ए को, और A इज सेट टू स्ट्रिक्टली प्रोसीड B, यानी कि अगर ये इस तरह लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे A स्ट्रिक्टली प्रोसीड B, और इसको ऐसे लिखेंगे, या इसको कहेंगे A इज कॉल्ड इमीडिएट प्रोसीडर, ठीक है। इसको हम ये भी कहेंगे A इज कॉल्ड इमीडिएटली, बहुत जल्दी से, क्विकली, यानी कि वो इमीडिएटली कहते हैं, इमीडिएटली ये काम करो, इमीडिएटली प्रोसीडर B, इसको ये भी कह सकते हैं इस केस में। और B को क्या कह सकते हैं, इमीडिएट सक्सेसर, यानी कि ये B क्या है, इमीडिएट सक्सेसर है A का। और इफ ए दिस है देयर इज नो एलिमेंट C सच दैट, कहता है अगर ये वाली चीज हो, यानी कि A प्रोसीड हो कुप करे B को, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब लिया है A लेस देन और इक्वल टू B, इसका मतलब है A लेस देन B लिया था। अगर A और B के दरमियान हमें कोई तीसरा एलिमेंट नहीं मिलता, यानी कि A और B के दरमियान तीसरा एलिमेंट नहीं कोई मिलता, तो हम फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली चीज। अब इसमें अब अकेला ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब है, अकेला ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब है A और B के दरमियान क्या हो सकता है कि तीसरा नंबर कोई आ ही जाए, यानी कि अगर मैं लिखूं 2 और 4, तो देखें ना 2 और 4 के दरमियान एक 3 भी आता है, और अगर मैं लिख दूं 1 2, तो 1 और 2 के दरमियान नहीं ना आता, ये चीज भी ठीक है, लेकिन अगर मैंने इन जनरल शो करवाना हो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे हमें कंफर्म हो जाया करेगा कि A और B के दरमियान कोई नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो इसका मतलब इनके दरमियान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें हमें कंफर्म कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, तो किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हसी डायग्राम, जो कि बहुत 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 बस जी बहुत, ठीक है, बहुत है इतना ना। इसी के साथ इजाजत है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने मेहरबान।